जरा कल्पना कीजिए, आज हमारे स्मार्टफोन्स में जो हम रोज तस्वीरें खींचते हैं, एक साधारण सी तस्वीर का साइज क्या होता होगा? मतलब आराम से 2 या 3 मेगाबाइट तो होता ही है। बिल्कुल। लेकिन 1966 में जिस मशीन ने इंसानों को अंतरिक्ष के पार बिल्कुल सुरक्षित रूप से चांद पर उतारा था ना, उस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की पूरी मेमोरी सिर्फ 64 किलोबाइट थी। अरे वाह, सिर्फ 64 किलोबाइट। आज के जमाने में तो ये एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल के बराबर है। वही तो। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ऐसे ही कई चौंकाने वाले तथ्यों पर बात करने वाले हैं। आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य उन बेहतरीन और विजुअल नोट्स का विश्लेषण करना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, और वो नोट्स काफी इन्फोग्राफिक स्टाइल में है, जहाँ कंटेंट और विजुअल्स का एक बहुत ही सटीक बैलेंस रखा गया है। सही कहा। तो बिना जानकारी के भारी बोझ तले दबे आज हम कंप्यूटर विज्ञान और इसके इतिहास के उन एग्जाम ओरिएंटेड तथ्यों को डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि ये मशीनें वास्तव में कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। और अपोलो 11 का वो जो उदाहरण आपने दिया ना, वो हमें एक बहुत दिलचस्प दिशा में ले जाता है। ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटने वाला विषय नहीं है। ये समझने की यात्रा है कि कैसे इंसानी तर्क या कह लें ह्यूमन लॉजिक और गणित को धीरे धीरे एक निर्जीव मशीन में पिरोया गया। हाँ, मतलब कैसे तारों और सिलिकॉन के टुकड़ों को सोचना सिखाया गया। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। इतिहास में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मशीनी मस्तिष्क है, ये आखिर सोचता कैसे है। जी, इसकी शारीरिक रचना या एनाटॉमी को समझना सबसे पहला कदम है। तो मैंने उन विजुअल नोट्स में पढ़ते हुए सोचा कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी सीपीयू, वो असल में एक मैनेजर की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा और विजुअलाइज करूं, तो क्या हम सीपीयू को एक बहुत बड़े और व्यस्त रेस्टोरेंट की रसोई मान सकते हैं? अच्छा, रेस्टोरेंट की रसोई, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इस एनालॉजी को थोड़ा और खुलकर देखते हैं कि ये तकनीकी रूप से कितनी सटीक बैठती है। हाँ, तो जैसे सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है, यानी सीयू, उसे हम रसोई का हेड शेफ मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि हेड शेफ खुद खाना नहीं पकाता है ना, वो बस तय करता है कि कौन सा ऑर्डर पहले जाएगा, सामग्री कहाँ से आएगी और किस रसोइये को क्या काम करना है। मतलब वो पूरे डेटा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। हाँ, एकदम सटीक। और फिर आता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू। हाँ, वो क्या करेगा इस रसोई में? वो रसोई का वो हिस्सा है जहां असल में चॉपिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है। मशीन के जितने भी गणितीय काम होते हैं ना, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक कार्य। तार्किक कार्य मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस। जी, जैसे क्या बड़ा है, क्या छोटा है, या फिर एंड और नॉट जैसे जो लॉजिकल फैसले होते हैं, वो सब यहीं एएलयू में अंजाम दिए जाते हैं। अच्छा, तो कंट्रोल यूनिट ऑर्डर देता है और एएलयू असल में काम करता है। और जो कच्चा माल है, मतलब डेटा और निर्देश, वो शायद मेमोरी यूनिट या एमयू में स्टोर रहता होगा। बिल्कुल सही। मेमोरी यूनिट एक बड़े फ्रिज या पैंट्री की तरह काम करती है, जहां से वो हेड शेफ जरूरत पड़ने पर सामान मंगवाता है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था से कंप्यूटर को उसकी दो सबसे बड़ी ताकतें मिलती हैं। एक है डिलिजेंस और दूसरी है कंसिस्टेंसी। डिलिजेंस मतलब बिना थके काम करना। हाँ, इंसान थक सकता है, उसका ध्यान भटक सकता है, लेकिन ये मशीनी रसोई कभी नहीं थकती। ये एक ही सटीकता के साथ लगातार करोड़ों गणनाएं कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही सख्त लॉजिकल ढांचा काम कर रहा है। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। पर एक चीज है जो मुझे अक्सर कंफ्यूज करती है। बताइए क्या? जब भी हम कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं, तो अक्सर टेक कंपनियों के विज्ञापनों में कैश मेमोरी की बहुत तारीफ सुनी जाती है। तो क्या कैश मेमोरी ही सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है? ये एक बहुत ही आम दुविधा है जो अक्सर मार्केटिंग की वजह से बन जाती है। लेकिन अगर हम उन प्रतियोगी नोट्स के हिसाब से तकनीकी गहराई में जाएं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सबसे तेज कौन सी होती है? सीपीयू के बिल्कुल अंदर मौजूद होती है रजिस्टर मेमोरी। जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो आकार में सबसे छोटे और गति में सबसे तेज होते हैं। ओहो, मतलब रजिस्टर सबसे तेज है। जी बिल्कुल। जो कैश मेमोरी है, वो तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच एक बफर का काम करती है। तो अगर हम अपनी एनालॉजी पे वापस जाएं, तो रजिस्टर वो कटिंग बोर्ड है जो बिल्कुल शेफ के हाथ के नीचे रखा है, और कैश मेमोरी
पास में रखी एक छोटी अलमारी है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये। चलते चलते एक और रोचक तथ्य जो मैंने नोट्स में देखा, कंप्यूटर चालू होते ही जो सबसे पहला काम करता है उसे पोस्ट कहा जाता है, POST, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये ऐसा है जैसे मशीन जागते ही सबसे पहले अपनी खुद की जांच कर रही हो कि मेरे सारे हार्डवेयर पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल। मशीन ये पक्का करती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। और अब जब हम इस मशीनी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को इतना गहराई से समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। हाँ, मतलब भारी भरकम कमरों से निकलकर ये छोटी सी माइक्रोचिप तक कैसे आ गया। ये सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। जी, अगर हम एकदम शुरुआत की बात करें तो 300 ईसा पूर्व चीन में बने एबेकस को पहला गणना यंत्र माना जाता है। वो मोतियों वाला फ्रेम जो बच्चों के पास भी होता है। बिल्कुल वही। और फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, जिसे पास्कलाइन कहा गया। और फिर चार्ल्स बैबेज की एंट्री हुई है ना। हाँ, उनका वो एनालिटिकल इंजन। हाँ, इसी आविष्कार के कारण उन्हें कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन उनकी मशीनें तो आज के कंप्यूटर से एकदम अलग थी। वो मशीनें पूरी तरह से मैकेनिकल थीं। उनमें गियर और लीवर होते थे, पर उनका कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी था कि आप इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा और आउटपुट मिलेगा। तो फिर असली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आए? ये सफर कंप्यूटर की अलग-अलग पीढ़ियों या जनरेशन्स में बटा है। पहली पीढ़ी शुरू हुई 1942 से 55 के बीच, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। एकदम सही। एनियाक और यूनिवैक इसके बड़े उदाहरण हैं। मैंने पढ़ा है कि ये मशीनें बहुत ही भारी होती थीं, पूरा एक बड़ा कमरा घेर लेती थीं और बहुत गर्म भी हो जाती थीं। हाँ, ये वैक्यूम ट्यूब्स कांच के बल्ब जैसे होते थे जो बहुत जल्दी गर्म होकर फ्यूज हो जाते थे। मतलब भारी भरकम एयर कंडीशनिंग चाहिए होती थी इन्हें ठंडा रखने के लिए। बाप रे! तो दूसरी पीढ़ी में इसका क्या समाधान निकला? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। और ट्रांजिस्टर ने क्या अलग किया? ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस था, कोई कांच नहीं जो टूट जाए और कम गर्मी पैदा करता था। इससे कंप्यूटर का आकार अचानक से काफी छोटा हो गया और स्पीड भी बढ़ गई। और फिर आई तीसरी पीढ़ी, जो मुझे लगता है असली क्रांति थी। जैक किल्बी का वो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप। बिल्कुल। उन्होंने सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर फिट कर दिए। और फिर चौथी पीढ़ी ने तो दुनिया ही बदल दी। चौथी पीढ़ी मतलब माइक्रो प्रोसेसर वाली? जी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर बने, जिससे हमारे घरों में रखे जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। ये तो हार्डवेयर की बात हुई, पर एक और नाम है जो इन एग्जाम नोट्स में बहुत हाईलाइट किया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन। उनका स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर क्या था? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो न्यूमैन का विचार आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव है। शुरुआती कंप्यूटरों में दिक्कत ये थी कि अगर उनसे कोई नया काम करवाना है तो तारों को भौतिक रूप से निकालकर दोबारा जोड़ना पड़ता था। मतलब मशीन का पूरा हार्डवेयर ही बदलना पड़ता था हर नए काम के लिए। हाँ, तो न्यूमैन ने कहा कि डेटा और निर्देश यानी प्रोग्राम दोनों को एक ही मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जाना चाहिए। अच्छा, तो मशीन वही रहेगी, बस अंदर का सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। बिल्कुल, ये सच में गेम चेंजर था। वाकई। और अगर हम कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात करें जो नोट्स में थे, तो जैसे बाइनरी नंबर प्रणाली का बेस सिर्फ 2 होता है, 0 और 1। जी। और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। और एक बहुत ही मजेदार बात, हम रोज जो USB इस्तेमाल करते हैं ना, उसका आविष्कार एक भारतीय अजय भट्ट ने किया था। ये बहुत ही गर्व की बात है। और देखिए, तकनीक के इस तरह छोटे और सस्ते होने से सिर्फ आकार नहीं घटा, इसने हमें विशेष कार्यों के लिए अलग अलग मशीनें बनाने की ताकत भी दी। मतलब कंप्यूटर के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुख्य रूप से ये 3 तरह के होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग तो वो हो गए जो लगातार बदलते डेटा पर काम करते हैं, है ना? जैसे पुरानी गाड़ियों का स्पीडोमीटर। बिल्कुल सही। और डिजिटल तो हम सब जानते ही हैं, जो बाइनरी यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। हमारे लैपटॉप, फोन सब डिजिटल हैं। और हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर होगा। जी, इसका एक बहुत ही बेहतरीन वास्तविक जीवन का उदाहरण है अस्पताल का ICU मॉनिटर। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मरीज के शरीर के जो सिग्नल हैं, जैसे दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर, वो एनालॉग होते हैं। हाँ। वो लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, मशीन का वो ग्राफ ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल। तो हाइब्रिड मशीन पहले उस एनालॉग सिग्नल को नापती है और फिर उसे प्रोसेस करके डॉक्टर को स्क्रीन पर एक डिजिटल नंबर के रूप में दिखाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है, एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट। हाँ,
अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, जहां हमें बेहद जटिल और भारी गणनाएं करनी होती हैं, हाँ, तो वहां साधारण कंप्यूटर काम नहीं आते। तब सुपर कंप्यूटर की एंट्री होती है। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे होती है? साधारण कंप्यूटर एक बार में एक काम करते हैं, हाँ, लेकिन सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनमें हजारों प्रोसेसर एक साथ मिलकर किसी एक बड़ी समस्या को टुकड़ों में बांटकर हल करते हैं। तो इनकी स्पीड नापी कैसे जाती है? इनकी गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है, FLOPS, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप्स। तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था क्रे 1, जिसे 1976 में बनाया गया था। और भारत का पहला? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे 1991 में सीडैक ने बनाया था और डॉक्टर विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है। ये नाम तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगर हम आज की बात करें, मतलब मार्च 2026 तक की स्थिति देखें, तो आज सबसे तेज मशीन कौन सी है? अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का एल कैपिटन है। और अगर हम भारत की बात करें तो पुणे में स्थित ऐरावत PSAI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वाकई तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इतनी शक्तिशाली मशीनें तो हमारे पास आ गई, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी या IT असल में हमारे समाज के लिए क्या कर रही है। बिल्कुल। IT के मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार तकनीक और मानव संसाधन। UPI बैंकिंग ने जिंदगी कितनी आसान कर दी है। लेकिन इसके नुकसान भी तो है ना, जैसे ऑटोमेशन से नौकरियों का जाना या साइबर क्राइम और प्राइवेसी का खतरा। और फेक न्यूज़ तो आजकल बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। और अब तो हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हैं, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT पर टिकी है। हाँ, मैंने नोट्स में NLP के बारे में भी पढ़ा था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मुझे इतना तो समझ आया कि ये मशीनों को हमारी भाषा समझने में मदद करता है, लेकिन ये व्याकरण और इंसानी लहजा कैसे पकड़ लेता है? देखिए, NLP किसी डिक्शनरी की तरह काम नहीं करता। जब हम बोलते हैं तो ये पूरे वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को टोकनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, छोटे टुकड़ों में? फिर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम उन टुकड़ों का विश्लेषण करते हैं और संदर्भ समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात का असली मतलब क्या है। इसी वजह से आज मशीनें हिंदी या अंग्रेजी में हमारी बातें इतनी सटीक तरीके से समझ पाती हैं। ये तो हुई AI की बात। पर नोट्स के आखिर में 2 ऐसे शब्द थे जिन्होंने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया: क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपरकंडक्टर्स। हाँ, ये भविष्य की तकनीक है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे आज के नॉर्मल कंप्यूटरों से अलग कैसे है? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक सिक्के की कल्पना कीजिए। हमारा जो आज का नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो सिक्के की तरह है जो मेज पर चपटा रखा है। मतलब या तो वो हेड्स होगा या टेल्स होगा, 0 या 1। ठीक है, मतलब एक समय पे एक ही स्थिति। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक तेजी से घूमते हुए सिक्के की तरह है। जब सिक्का जोर से घूम रहा होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हेड्स है या टेल्स? नहीं, वो तो एक तरह से दोनों ही होता है। एकदम सही। क्वांटम भौतिकी में इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में कई संभावनाओं की गणना कर सकता है। जो काम आज के सुपर कंप्यूटरों को करने में हजारों साल लगेंगे, क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ मिनटों में कर सकता है। बाप रे, घूमता हुआ सिक्का। ये एनालॉजी इसे समझना बहुत आसान बना देती है। और ये सुपरकंडक्टर्स क्या बलाएं? जब सामान्य तारों से बिजली गुजरती है ना, तो कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। लेकिन सुपरकंडक्टर वो पदार्थ हैं जिन्हें जब बेहद कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो उनका विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है। शून्य? मतलब 0 पावर लॉस? बिल्कुल, ऊर्जा की जरा सी भी बर्बादी नहीं। ये मशीनों को असीमित शक्ति प्रदान करेगा। तो मतलब अगर हम 300 ईसा पूर्व के उस साधारण एबिकस के मोतियों से लेकर आज के इस क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपरकंडक्टर्स तक की यात्रा को देखें तो ये सिर्फ कुछ मशीनों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के ज्ञान और उसकी तार्किकता की उस असीमित भूख को दिखाती है जो कभी शांत नहीं होती। सही कहा। इंसान हमेशा अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है। तो श्रोताओं के लिए हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी 1966 के अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की। जी। यदि वो मशीन केवल 64 किलोबाइट मेमोरी और 70 पाउंड के भारी भरकम वजन के साथ इंसानियत को सुरक्षित रूप से चांद पर उतार सकती है,
तो जरा सोचिए, हाँ जी, आज की इस क्वांटम कंप्यूटिंग और शून्य ऊर्जा हानि वाले सुपरकंडक्टर्स की असीमित क्षमताओं के साथ हम भविष्य में किन नए और अनजान आयामों या नए चांदों की खोज करेंगे, जिनकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।